हेलो गाइस, हमारा क्या चल रहा था? हमारा न्यू इवोल्यूशनिज्म चल रहा था। ठीक है, तो न्यू इवोल्यूशनिज्म में सबसे पहला मैंने जो आपको पोर्शन कराया उसमें मैंने आपको क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म और न्यू इवोल्यूशनिज्म के बीच में प्रिंसिपल के तौर पे समानता होते हुए भी जो मेजर डिफरेंसेस हैं 4 या 5 वो मैं आपके सामने लाया। ठीक है, और ये पूरा एक 15 नंबर का क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने लेस्ली ए वाइट का टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर खोला। ठीक है, न्यू इवोल्यूशनिज्म एक बड़ा पोर्शन है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इतना बताया, अब सेकंड पार्ट में हम एंट्री करते हैं। और सेकंड पार्ट में जब एंट्री करेंगे तो सबसे पहला नाम हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जूलियन स्टीवर्ट का। ठीक है, देखो जूलियन स्टीवर्ट का नाम आएगा तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले तो मुझे ये बताइए। ठीक है, आपको याद करा चुके हैं अमेरिकन स्कूल ऑफ न्यू इवोल्यूशनिज्म, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नोट्स को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जूलियन स्टीवर्ट की किताब है, उसका नाम है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज 1955। क्या है? थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज। एक किताब लेस्ली ए वाइट की भी थी, क्या थी बताइए? द साइंस ऑफ कल्चर 1949। ठीक है, ये सब क्यों ज़रूरी है? ये सब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलता है ना वो अपने किताब के ज़रिए बोलता है, अपने रिसर्च पेपर के ज़रिए बोलता है। ठीक है, अब ये स्कूल ऑफ थॉट जो ये आज हम देखते हैं ना, ये किसी बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एनालिसिस है। ठीक है, कि उसने ये जो आगे जो रिसर्चेस हुई हैं और आगे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया है, तो ये सब चीज़ें किस परिप्रेक्ष्य में रखी गई थी, ठीक है, किस तरीके से रखी गई थी, वो आगे के एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताएंगे। इनको तो पता भी नहीं होगा कि वो ये बात जो कह रहे हैं आगे जाके एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में रिकॉर्ड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जो स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं ना, ये किताबों से निकलते हैं, क्योंकि किताबें ही एंथ्रोपोलॉजिस्ट की भाषा बोलती हैं। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट की किताब नज़रिया दे जाती है जिससे उसने समाज को देखा है और उसने रिसर्च से जिस तरीके से सोसाइटीज़ को देखा है उसका क्या यूटिलाइजेशन है, क्या सिग्निफिकेंस है, और थ्योरी में उसका किस तरीके से यूज़ हो सकता है, जिससे पढ़ने वाले बच्चे या फिर पढ़ने वाले स्कूल्स जो उनको पढ़ेंगे वो किस तरीके से उनके एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल अपनी रिसर्च में कर सकते हैं। इसीलिए हमें ज़रूरी होता है, और इसीलिए आंसर्स में अगर आप किताब डालेंगे तो नंबर भर भर के मिलते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल लिखते हैं कि ये स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, अब उस स्कूल ऑफ थॉट के पीछे की जो हिस्ट्री है वो ये किताब बोलती है। ठीक है, तो क्या नाम है? थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज 1955। थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज 1955। इसमें मत डरना किताबों में, क्यों? क्योंकि आगे एक वीडियो आने वाला है जिसमें आपको साइड में एंथ्रोपोलॉजिस्ट होंगे और साइड में सारी किताबें होंगी। ठीक है, वहीं आधा घंटा या 1 घंटा देके हम किताबें याद करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जूलियन स्टीवर्ट इलेबोरेटेड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ न्यू इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ न्यू इवोल्यूशन में जूलियन स्टीवर्ट का कॉन्सेप्ट क्या था? वही मल्टीलीनियर इवोल्यूशन वाला जो मैंने समझाया था लास्ट वीडियो में। क्या बोला था उसमें मैंने ये बोला था ना, 1 मिनट, जूलियन स्टीवर्ट में मैंने मल्टीलीनियर इवोल्यूशन समझाया था। उसमें मैंने ये बोला था ना कि एक पर्टिकुलर जोग्राफी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर जोग्राफी में छोटे छोटे अलग अलग जोग्राफीज हैं या फिर एनवायरमेंट्स हैं। ठीक है, उन एनवायरमेंट्स में रहने वाले लोग अपने एनवायरमेंट के अनुकूल अडेप्ट करते हुए अपने कल्चर्स बना जाते हैं, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है, या फिर बेसिक क्वेश्चन ऑफ इज टू सर्वाइवल का पर्पस सर्व हो जाता है। इसी को आगे जाके बोला गया था इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर दैट वाज गिवन बाय जूलियन स्टीवर्ट। देखो, जूलियन स्टीवर्ट ने खूब सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। जूलियन स्टीवर्ट ही वही बंदा है जिसने कल्चरल मटेरियलिज्म को पूरी तरीके से डिफाइन किया था। कल्चरल मटेरियलिज्म की जो थ्योरीज है ना उसको खोल के गए थे, उसके बारे में विचार करके गए थे लेस्ली ए वाइट। उसको सही तरीके से डिफाइन करना और खाके में लेके आना, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर देना कल्चरल मटेरियलिज्म का, उसका वो काम किया था जूलियन स्टीवर्ट ने, और फाइनली उसको रिफाइन किया था मार्विन हैरिस ने। ये सब एक ही स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग है। तो कल्चरल मटेरियलिज्म जो है एक स्कूल ऑफ थॉट, वो न्यू इवोल्यूशनिज्म की थ्योरी के बीच में दबा हुआ है। ठीक है, तो कल्चरल मटेरियलिज्म पूरा एक 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो आगे हम बताएंगे किस तरीके से उसको आपको डील करना है। ठीक है, जब आपकी आंसर राइटिंग की सीरीज चलेगी ना, जिसमें मैं आपके साथ आंसर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ये हम इस तरीके से प्लान करेंगे कि थॉट वगैरह जब सब कंप्लीट हो जाएगा, मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम हमारे मॉड्यूल से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस पास्ट ईयर में पूछे गए हैं और जितने पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उसकी हम एक सीरीज चलाएंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा, क्वेश्चन आएगा सबसे पहले, उस क्वेश्चन के साथ मैं आपको आंसर समझा दूंगा, फिर आपको वीडियो पॉज करना होगा, फिर वो आंसर लिखना होगा, और उस आंसर को लिखने के बाद आपको मेल करना होगा।
ठीक है, और ये प्रोसेस हम लंबा खींचेंगे, ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। आपको पहले पूरी तरह से समझा दिया जाएगा ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें रहें कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। जब आपके दिमाग में वो चीज़ें रहेंगी और उसको आप वीडियो को पॉज करके लिख देंगे तुरंत का तुरंत, तब आपकी वो सही मायने में आंसर राइटिंग होगी विद कंटेंट, ठीक है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्वेश्चन को देखने का क्या नजरिया होना चाहिए, उससे पहले ये फीडर वर्क है जो हमें करना है, हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत जरूरी भी है। जब तक आपको बेसिक मिनिमम बेयर मिनिमम नहीं पता होगा ना कि एंथ्रोपोलॉजी में थ्योरीज में बेसिक मिनिमम क्या है, उससे पहले अगर आप आंसर राइटिंग करें तो मजा ही नहीं है भाई। आप बस सिंपल रटेंगे, ठीक है, रट तो लेंगे, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा वो भी सॉल्व कर लेंगे, एक थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी गैदर कर लेंगे, लेकिन अगर सामने वाले ने क्वेश्चन को एप्लीकेशन ओरिएंटेड बनाया तो हाथ पैर कांप जाएंगे, और ये होता है, ठीक है। हमको इस सिचुएशन में आना है कि कोई भी सामने से क्वेश्चन आए, ठीक है, किसी भी प्रकार का, हम उस सिचुएशन में रहें कि हमारे पे इतना कंटेंट, इतना फीडर हो कि हम मोल्ड करके उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएं। देखो क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जो ना देखे हों और ना देखना चाहते हैं हम, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करा जाएगा, उसके लिए फीडर मटेरियल और समझ और स्टोरी लाइन की आवश्यकता है जो हम अभी जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए करते हैं, बकवास तो होती रहती है, ठीक है। तो जूलियन स्टीवर्ट ने खूब सारे कॉन्सेप्ट दिए थे और रिफाइन भी किए, डिफाइन भी किए, ठीक है। नाम था सबसे पहला कल्चरल मटेरियलिज्म का, ठीक है, कल्चरल इकोलॉजी, ये जूलियन स्टीवर्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं, और कल्चर मटेरियलिज्म हो गया। और एक इन्होंने दिया था कॉन्सेप्ट पैरेलल कल्चर का, पैरेलल कल्चर, ठीक है, ये सीधे आ जाता है पैरेलल कल्चर 10 नंबर का, ठीक है, और ये आ जाता है कल्चरल इकोलॉजी 10 नंबर का। अब आपको पता ही नहीं है भाई ये किसने बनाया है, ठीक है। आप पैरेलल कल्चर पर लिखे पढ़े पर आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है। हो सकता है पैरेलल कल्चर आप सही डिफाइन करते हैं पर नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको बताना तो पड़ेगा कौन से स्कूल ऑफ थॉट से इवॉल्व हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जूलियन स्टीवर्ट इलेबोरेटेड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ न्यू इवोल्यूशनिज्म इन हिज बुक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज 1955। ही वॉज अ मल्टी इवोल्यूशनिस्ट, ये एक मल्टी इवोल्यूशनिस्ट थे, जैसे मैंने बताया मल्टी लीनियरिस्ट थे, एंड वॉज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कल्चर्स एज एन अडेप्टिव सिस्टम, एंड एट द सेम टाइम ही फोकस्ड ऑन पैरेलल कल्चर चेंज इन डाइवर्स एनवायरमेंट, ठीक है। पैरेलल कल्चर और अडेप्टिव सिस्टम कल्चरल इकोलॉजी में समझाएंगे आपको। तो कल्चरल इकोलॉजी और पैरेलल कल्चर के कॉन्सेप्ट समझाने वाला वो मल्टी इवोल्यूशनिस्ट एंड मल्टी लीनियरिस्ट बंदा जिसकी किताब का नाम थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज है 1955 वाली, वो नाम है जूलियन स्टीवर्ट का, जो हमें इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर देंगे, और ये बिलोंग करेंगे अमेरिकन स्कूल ऑफ न्यू इवोल्यूशनिज्म में, ठीक है। न्यू इवोल्यूशनिज्म में जो सबसे ज्यादा काम किया है वो जूलियन स्टीवर्ट ने किया है, ठीक है। इनका काम जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, द मेन फोकस ऑफ स्टीवर्ट थ्योरी इज ऑन अडेप्टेशन, ये बिल्कुल बेसिक बात करते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक मिनिमम बात करते हैं, और इन्हीं की थ्योरी का इस्तेमाल करके हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में टूल्स को समझा पाए हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मेन फोकस ऑफ स्टीवर्ट थ्योरी इज ऑन अडेप्टेशन, फॉर हिम कल्चर इज प्राइमरीली इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कल्चर इज इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, मार्क करो इस लाइन को, कल्चर इज इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। लेस्ली वाइट ने क्या बोला था, कल्चर इज टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, और जूलियन स्टीवर्ट ने क्या बोला, कल्चर इज इकोलॉजिकल अडेप्टेशन, ठीक है। अब जैसे कि अगले डायग्राम पे आइए, अब डायग्राम में मैंने सर्कल बनाया, सर्कल में एक सिरे पे सी बनाया है, दूसरे सिरे पे डेजर्ट बनाया है, तीसरे पे हिल फॉरेस्ट बनाया है, चौथे पे प्लेन बनाया है। ये सब क्या है, ये सब डिफरेंट एनवायरमेंट है, डिफरेंट इकोलॉजी है। हो सकता है ये पूरी एक ज्योग्राफी में हो, एक ज्योग्राफी में डिफरेंट एनवायरमेंट्स हो सकते हैं, जैसे इंडिया एज अ सिंगल यूनिट ऑफ ज्योग्राफी कंटेन्स एन नंबर ऑफ एनवायरमेंट्स। इंडिया के अंदर सी भी है, डेजर्ट भी है, हिल भी है, प्लेन भी है, ठीक है, फॉरेस्ट भी है, काफी कुछ है, ठीक है। तो डिफरेंट तरह का एनवायरमेंट एक ज्योग्राफी में है, तो डिफरेंट तरह का कल्चर भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। अब ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं देख रहे कि इंडिया में एक ही तरह का कल्चर थोड़ी है। इंडिया में इतना सारा कल्चर क्यों है, क्योंकि इंडिया में इतनी सारी ज्योग्राफीज हैं। आपको मालूम है कि एक रिवर कैसे कल्चर्स को बांटती है, कैसे कल्चर्स बनाती है, एक रिवर कैसे कल्चर बनाती है। जैसे सपोज करो कि एक सोसाइटी एक रिवर के इधर रह रही है और एक सोसाइटी एक रिवर के इधर रह रही है, ठीक है। इन दोनों सोसाइटी में कोई इंटरेक्शन नहीं है क्योंकि दोनों पानी से डरती हैं और पानी को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, ठीक है, और कई हजारों साल तक रहेंगी। तो ये सोसाइटी अपना कल्चर अलग बनाएगी, ये सोसाइटी अपना कल्चर अलग बनाएगी, इसकी लैंग्वेज अलग, इसकी वेशभूषा अलग, इसके सोशल बात करने के तरीके अलग, इसका खाना पीना रहना अलग, उसका अलग,
सब इस बेसिस में उसका भी सब अलग। ठीक है, जैसे ये लोग अपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नाव वाव बना लेंगे, तब जाके इनके अंदर आपस में इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, तब जाके यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कल्चर की बात करेंगे। लेकिन एक रिवर किस तरीके से अलग अलग कल्चर्स बना सकती है, उसका ये एक तरीका है, एक देखने का नजरिया है, आगे क्लियर होगा। ठीक है, तो इंडिया में इतनी सारी रिवर्स हैं तो कितने सारे कल्चर्स बन सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इंडिया में इतने सारे हिमालयन माउंटेन्स की रेंजेस हैं तो कितने सारे कल्चर्स बन सकते हैं। ठीक है, इंडिया में इतनी 7500 किलोमीटर की क्या है लाइन है, कोस्टल लाइन है, तो कितने सारे कल्चर्स बन सकते हैं। क्लियर है। इंडिया में सेंट्रल बेल्ट देखो फॉरेस्ट से भरी हुई है, ट्राइबल बेल्ट है पूरी इंडिया की, कितने सारे कल्चर्स हैं। ठीक है, तो यही सब है, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो अब इसमें देखो, तो सी में जो रहने वाले लोग होंगे वो बोट का इस्तेमाल करेंगे, उनके लिए कल्चर बोट हो जाएगा, या फिर उनके लिए कल्चर क्या होगा, फिशिंग हो जाएगा। डेजर्ट में रहने वाले लोगों के लिए वाटर सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स उनके लिए हो जाएंगे, किस तरीके से पानी को बचाया जाए, और उसके हिसाब से उनके कल्चर्स बन जाएंगे। ठीक है, कल्चर जो है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एन नंबर ऑफ हो सकते हैं। वो कल्चर करते क्या हैं, कई बार तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी देते हैं कल्चर, कई बार जो कल्चर्स हैं वो एक्चुअल इंसान को जीने के लिए प्रेरित कर जाते हैं। ठीक है, इंसान का जीवन बचाते हैं कल्चर कई बार। आपको जब मैं केस स्टडीज खोलूंगा तब आपको पता लगेगा। ठीक है, एक केस स्टडीज आगे आने वाली है जिसमें सुंदरबन में शेर से बचने के लिए कल्चर बनाया गया है। ठीक है, हम और आप अगर इन थ्योरीज को नहीं पढ़ें, बस सीधे कल्चर को देखें तो हंसेंगे। ठीक है, लेमैन तो हंसेगा, लेकिन अगर थ्योरीज को पढ़ें, ठीक है, और दिमाग में कल्चरल रिलेटिविज्म की भावना को बिल्कुल टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दें बीइंग एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो ये कल्चर्स हमें इतनी सारी चीजें सिखाएंगे कि एक पर्टिकुलर इंसान के लिए जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत फिलोसॉफिकल बात है, अभी समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनने की कहानी में अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे। ठीक है, हो गया फालतू बात। चलिए, तो सी जो है, सी से बोटिंग कल्चर बन गया, डेजर्ट से वाटर सेविंग इंस्ट्रूमेंट उनका कल्चर बन गया, हिल फॉरेस्ट से एक डिफरेंट तरह का टूल बन गया, प्लेन से और डिफरेंट तरह के टूल्स बन गए। ये जो टूल्स हैं ये तो कल्चर के टूल्स हैं जो इनके जीवन को आसान बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज टू सर्वाइव, यही तो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर है। इंसान जो है किसी एनवायरमेंट में रहने के लिए सबसे पहले वो कैसे उस एनवायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव करे, अडेप्ट करे, उसके लिए कल्चरल टूल्स बनाएगा। उसके बाद की कहानी तो लेस्ली वाइट की है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, उसमें वो कल्चर्स को इनोवेट करता है। ठीक है, इनोवेशंस लेके आता है जिससे उसकी जीवन और आसान होता है, उसका जीवन और आसान होता है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल। मैन कैन लिव इन डाइवर्स एनवायरमेंट्स and in order to survive they have to adapt with their respective environment. As a part of adaptation they develop their beliefs and tools. ठीक है, अब देखिए, बहुत लेमन बात कर रहा हूं। अगर मैं किसी इंसान को खड़ा कर दूं, ठीक है, उसके शरीर से सारे कपड़े ले लूं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, और उसको अलग अलग एनवायरमेंट में खड़ा करूंगा। अगर मैं उस इंसान को समुद्र के किनारे खड़ा करूं, ठीक है, तो हो सकता है सर्वाइव कर ले। अगर मैं उस इंसान को -50 डिग्री सेल्सियस में खड़ा करूं, कर पाएगा सर्वाइव? नहीं। अगर उस इंसान को 55 डिग्री सेल्सियस के रेगिस्तान में खड़ा करूं, नहीं रह पाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ टाइम बाद वो मर जाएगा। उस इंसान को जंगल में खड़ा करूं, ठीक है, नहीं रह पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं है उसके पास, केवल वस्त्र भी नहीं है, ना टूल्स हैं, कुछ नहीं है, शेर वगैरह खा जाएंगे। ठीक है, कोई और शिकारी खा जाएगा, कोई और शिकार कर लेगा उसका। तो एक पर्टिकुलर आदमी जो है बिना कल्चर्स का, ठीक है, आदमी बिना कल्चर्स का, बिना कपड़ा, बिना टूल, बिना कुछ भी नहीं उसके पास, ठीक है, सर्वाइव नहीं कर पाएगा डाइवर्स एनवायरनमेंट में। उसको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कुछ बेसिक मिनिमम चीजें चाहिए, और वो बेसिक मिनिमम ही एनवायरनमेंट डिसाइड करता है जिसमें वो इंसान रहेगा। हो सकता है जिस टोपोग्राफी में रहने जा रहा है, सपोज करो -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में जा रहा है, तो उसके लिए बेयर मिनिमम क्या होगा? उसके कपड़े जो मोटे फर वाले हों, ठीक है, हैट होगी मोटे फर वाली, कान ढके रहें, ठीक है, ग्लव्स, पैर, बूट्स वगैरह, वो उसका बेसिक मिनिमम है सर्वाइवल का। तो वो बेसिक मिनिमम बनाने के लिए जो कल्चर के टूल्स लगेंगे, यही तो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर है। और ये बेसिक मिनिमम हर एक एनवायरनमेंट में अलग अलग होगा। इतना समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। मैन कैन सर्वाइव इन डाइवर्स एनवायरनमेंट and in order to survive they have to adapt with their respective environment. As a part of ecological adaptation they develop their belief and tools. belief और tools वो हिसाब से डेवलप करता है।
अब देखो मैं एक केस स्टडी देने जा रहा हूँ माले पहाड़िया पीपल की, जो सेंट्रल इंडिया की ट्राइब है, हु लिव इन हिल फॉरेस्ट इकोलॉजी। माले पहाड़िया का रहती है हिल फॉरेस्ट इकोलॉजी में रहती है, और ये विश्वास करती है, इसने जो अपना कल्चर बनाया है वो बनाया गोसाइन पे। किस पे? गोसाइन पे। गोसाइन को एज अ स्पिरिट मानती है और पूजा करती है। कौन? माले पहाड़िया की ट्राइब, ठीक है। और जब भी उसे कुछ प्रोड्यूस करना हो, मेज प्रोड्यूस करना हो, ठीक है, वैसे वो मक्का प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, खल्लू कल्टीवेशन से। खल्लू कल्टीवेशन उनका शिफ्टिंग का नाम है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम है, ठीक है। उसके लिए पहले वो गोसाइन की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? ठीक है, वो पूजा इसलिए करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि अगर हम कुछ कल्टीवेट करें तो गोसाइन हम पर अपनी दया दृष्टि रखे और हमारा कल्टीवेशन जो है स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन हमें दे, हमें रिच प्रोडक्शन हमें दे, ठीक है। अब ये इनके दिमाग का खेल है, ये इन्होंने दिमाग से अपना एक कल्चर बनाया है, ठीक है, जिसमें वो अपना साइकोलॉजिकल टेंशन देने और अपने आप को मोटिवेटेड रख रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका एनवायरमेंट उस तरीके का है कि वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं है, ठीक है, जंगल है पूरा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उनकी जो सॉइल है उसकी थिकनेस जो फर्टाइल सॉइल की बहुत कम है, ठीक है, जिसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर फील्ड में वो उगाएंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज करो एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड में वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे उन्होंने अपनी खेतीबाड़ी करी। खेतीबाड़ी करने के बाद उन्होंने जो प्रोडक्शन लिया, जब वो प्रोडक्शन ले लेंगे तो उनको पता है कि इसमें कोई फर्टिलिटी बचनी नहीं है और प्रोडक्शन भी कम होता है। फिर वो क्या करते हैं, समय समय पर अपनी जगह बदलते हैं, जंगलों में आग लगा लगा के, पैचेस को क्लियर कर करके। यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन की टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब जब पेपर 2 बताएंगे तब उसमें समझाएंगे अच्छी तरीके से। तो माले पहाड़िया जब अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन परफॉर्म करता है, वो जानता है कि उसका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन और मोटिफिकेशन के लिए वो गोसाइन नाम की स्पिरिट को पूजा करता है, जो उसका कल्चर है। क्यों? ताकि वो ये अपने से उपेक्षा कर सके कि मैं जो काम करने जा रहा हूं उसमें मुझे सफलता मिलेगी, क्योंकि गोसाइन का वरदान है। अगर वो अच्छा हुआ, मतलब अगर प्रोडक्शन अच्छा हुआ, तो गोसाइन की जो वो है, मतलब गोसाइन की जो पूजा करने का वो है, वो रेलिवेंट हो गया उसके लिए। क्यों रेलिवेंट हो गया? क्योंकि वो अपने कल्चर से अपना मीनिंग निकालने में सिद्ध हो गया है। अगर वहां पे प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ तो वो ये मीनिंग निकालेगा कि गोसाइन मुझसे नाराज है, मुझे गोसाइन को खुश करना है, तो मैं अब और मन से पूजा करूंगा। फिर भी उसने अपने कल्चर को स्ट्रॉन्ग कर लिया। देखा, एक ट्राइबल के लिए उसका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीइंग एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमको ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आने वाले जो इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का मॉड्यूल है उसमें कल्चर की सिग्निफिकेंस एक ट्राइबल की जिंदगी में क्या है, ये आपको रियलिटी में समझ में आने वाली है। क्योंकि जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं सरकारों के, वो इस आईने को नहीं देखते हैं, जो आईना एंथ्रोपोलॉजी का कल्चर दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। अभी क्लियर नहीं होगा, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। तो माले पहाड़िया का कल्चर समझ में आया। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कल्चर इकोलॉजी में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन वो परफॉर्म कर रहे हैं, खल्लू वाला। उसके लिए उन्होंने अपना कल्चर बनाया है गोसाइन को, ठीक है। ये एक कल्चरल अडेप्टेशन है, ठीक है। अब कहोगे भाई इसमें तो कोई टूल ही नहीं है, ये भी एक कल्चरल टूल है, साइकोलॉजिकल टूल, इसकी भी जरूरत है। आज हम समाज में मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमारे जो साइकोलॉजिकल टूल्स हैं सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी के, वो खत्म हो गए हैं, हमको लाने पड़ेंगे। क्यों सोसाइटीज में भगवान का होना जरूरी है? साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। वो बात की बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड पीपल लिविंग इन सी एरिया के पास अगर आप पीपल देखते हैं तो वो अपना कल्चर, अपने टूल्स उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, जैसे मैं बता चुका हूं। इन दिस वे, आप ध्यान से सुनो, पीपल लिविंग इन डाइवर्स एनवायरमेंट अडेप्ट इन डाइवर्स वेज। डाइवर्स एनवायरमेंट में रहने वाले लोग डाइवर्स वेज में अपने आप को अडेप्ट करते हैं, जिसके चक्कर में देयर इज मल्टी लीनियर इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, ठीक है। तो कोई यूनिलीनियर इवोल्यूशन नहीं है कल्चर का, ठीक है। तो मल्टी लीनियर इवोल्यूशन की बात जो बिल्कुल ही सही तरीके से रखी थी, वो किसने रखी थी? वो रखी थी जूलियन स्टीवर्ट ने, याद रखना, लेस्ली वाइट नहीं, जूलियन स्टीवर्ट ने मल्टी लीनियर अप्रोच को बहुत सही से सिद्ध किया था। उनकी किताब कौन सी थी? किताब का नाम था थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, 1955। अब आगे बढ़ते हैं कल्चरल इकोलॉजी, जो कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट जो जूलियन स्टीवर्ट ने दिया। देखो, ओरिजिनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीलिनियर इवोल्यूशन, स्टीवर्ट डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल इकोलॉजी।
देखो कल्चरल इकोलॉजी का पूरा कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, बस मैं रीडिंग मारूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। कल्चरल इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट डेवलप किसने किया है? जूलियन स्टीवर्ट ने, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर। बहुत आसान है। देखो कल्चर इकोलॉजी रिफर्स टू इनिशिएट इंटरेक्शन बिटवीन कल्चर और एनवायरमेंट। बस ये बताते हैं कि कल्चर और एनवायरमेंट किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। जूलियन स्टीवर्ट ये बताने की कोशिश करके गए, कल्चर और एनवायरमेंट किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड एनवायरमेंट इज ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन। ठीक है, एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। ठीक है, एनवायरमेंट से ही कल्चर बनता है, बताया ना, इतने सारे एनवायरमेंट बताए, वो अपने कल्चर्स बनाएंगे। और किस तरीके से एक कल्चर उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट को, एक कल्चर किस तरीके से एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ये बताएगा। जैसे सपोज करो, आगे केस स्टडी आएगी, एक पर्टिकुलर ट्राइब, ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्राइब एक ट्री को अपना टोटम मानती है। टोटम मतलब भगवान मानती है, उसके आगे वो सर झुकाती है। ठीक है, तो क्या वो ट्राइब कभी ऐसा होने देगी कि उसका पेड़ काटा जाए? नहीं। तो उस जंगल में जहां जहां वो पेड़ होगा, जैसे साल का ट्री या फिर पीपल का ट्री, उसकी प्रीडोमिनेंस होगी। तो एक कल्चर ने एनवायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया, ये समझ में आया? एक पेड़ एक ट्राइब के लिए टोटम है। ठीक है, और वो टोटम इतना सिग्निफिकेंट होता है एक ट्राइब के लिए, वही उसका माई बाप है। बात समझ में आ रही? उसकी पूजा करता है वो, तो उसका कटना उस ट्राइब को सहन नहीं होगा। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर मैं लेके आऊं कि गवर्नमेंट आके वहां पे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लेके आई, ठीक है, कौन सा? सो कॉल्ड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट लेके आई, तो गवर्नमेंट आएगी, पेड़ काटेगी। अब उस पेड़ काटने की प्रक्रिया में वो जो साल ट्री है या फिर वो पीपल ट्री है, जो टोटम ट्री है एक पर्टिकुलर ट्राइब का, वो कटेगा या नहीं कटेगा? ऑब्वियसली कटेगा, सरकार थोड़ी ना देखेगी, सब काटेगी। ठीक है, क्या इस प्रोसेस में उन ट्राइबल्स की भावना आहत होगी? बहुत ज्यादा होगी, और इतनी ज्यादा होगी कि वो विद्रोह कर देते हैं, पर उनकी सुनने वाला कोई है नहीं, उनकी आवाज है नहीं। ठीक है, इसीलिए शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 है। इसका मैं परिप्रेक्ष्य आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको बहुत आसान लग जाता है जिसमें आप बात करते हैं ना कि इकोलॉजी और एनवायरमेंट की डिबेट में एक डिबेट ट्राइबल्स की भी है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। एंथ्रोपोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो आपको ये अधिकार देगा कि आप बात करें। ठीक है, ट्राइबल्स की एक बात है जो वो नहीं पहुंचती है। ठीक है, आज जो आप सड़कों पे इतने लोगों को देखे ना, अनएम्प्लॉयड, जो ये लॉकडाउन के बाद जो लोग अपने घर जा रहे थे, आप बोलते हो ना ये मजदूर है, ये मजदूर नहीं है भाई, इसमें मेजोरिटी ऑफ ट्राइबल्स हैं। ठीक है, बीइंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट आपको सामने आके बोलना चाहिए कि यार ये ट्राइबल लोग हैं, इनके अधिकार हैं, ये कभी नहीं बोलते। ठीक है, ये नहीं बोलते हैं। अब एक क्लियर होगा, डोंट वरी। ठीक है, तो एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, इतना तो समझ में आया। पीपल लिविंग इन डाइवर्स जोग्राफीज एंड एनवायरमेंट हैव टू डेवलप देयर कल्चर्स। जो लोग रह रहे हैं ना डाइवर्स जोग्राफी में और एनवायरमेंट में, उनको अपने कल्चर्स बनाने पड़ते हैं अकॉर्डिंगली, विच सूट्स देयर सर्वाइवल, उनका सर्वाइवल और उनके अडेप्टेशन टू दैट पर्टिकुलर इकोलॉजी को जो वो सूट करें, उसी प्रकार के कल्चर्स बनेंगे। दिस इज इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल। अब आगे बढ़ते हैं, बिकॉज बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल। अब मैं इसकी केस स्टडी खोल रहा हूँ। ठीक है, सुंदरबन बहुत डेंस फॉरेस्ट है। सुंदरबन में जो सबसे खूंखार जानवर है कौन है? टाइगर, ग्रेट बंगाल टाइगर। ठीक है, तो उनको वहां पे जो रहने वाले ट्राइबल्स लोग हैं, ठीक है, उनको डर रहता है भाई शेर खा जाएगा हमें। ठीक है, तो उनके मन में हमेशा डर रहेगा। जैसे कि अभी आप हम सबके मन में डर है कि कहीं कोरोना ना लग जाए, तो वैसे ही उनके मन में डर है कि आज मैं बाहर निकला और कभी शेर का लंच ना मिल जाऊं। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल पे बात आ रही है ना, तो उसी सर्वाइवल के लिए वो कुछ कल्चर्स बनाएगा। ठीक है, When there is a threat of attack of tiger attack, मतलब जब कोई थ्रेट है टाइगर अटैक का, तो पीपल हैव डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट, वहां के लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया, दक्षिण रॉय। उन्होंने एक स्पिरिचुअल कैरेक्टर बनाया है। ठीक है, स्पिरिचुअल कैरेक्टर बनाया। उन्होंने बोला कि जैसे ही शेर आने वाला होगा तो दक्षिण रॉय आ जाएंगे और हमें बचा लेंगे। ठीक है, दक्षिण रॉय कैसे आएंगे? जैसा शक्तिमान आता था ना, वैसे ही दक्षिण रॉय आएंगे। ठीक है, दक्षिण रॉय उन्होंने कैरेक्टर बनाया है अपने माइंड में स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। किसने? सुंदरबन के ट्राइबल्स ने। दक्षिण रॉय, स्पेलिंग को ध्यान से रखना। ठीक है, अब इसी दक्षिण रॉय के स्पिरिचुअल कैरेक्टर को लेकर वो लोग आराम से जंगलों में निकलते हैं, अपनी दिनचर्या वाली काम करते हैं, अपने माइंड में ये रखते हैं कि हमने आज दक्षिण रॉय की पूजा करी है, अगर शेर कभी आया तो फिर दक्षिण रॉय आ जाएंगे और शेर के दिमाग में कुछ करेंगे कि वो शेर वहां से चला जाएगा, हमें कुछ नहीं बोलेगा। बात समझ में आ रही है? कई बार ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं, जैसा मैंने कई जगह पढ़ा कि यहाँ के ट्राइबल्स शेर का आमने सामने भी करें और वो दक्षिण रॉय की पूजा, मतलब मन में बार बार जाप लगाते हैं और वो शेर चला जाता है, जिससे इनकी बिलीफ इंटेंसिफाइड होती है। क्या इसका ये मतलब है कि ये इसका कुछ साइंटिफिक प्रूफ है? देखो, हम लोग
इस स्टेज में नहीं है बीइंग एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कि हम हर चीज का साइंटिफिक प्रूफ निकालें, ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमको कल्चर का रेलिवेंस देखना है, क्या वो कल्चर उस सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है? हाँ है, क्योंकि उस सोसाइटी ने, वो सोसाइटी सर्वाइव कर पा रही है उस कल्चर को लेके और वो कल्चर चला आ जा रहा है, ठीक है। क्या वो साइंटिफिक है? ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। वी आर नो वन टू डिस्कस दैट इट इज साइंटिफिक और नॉट, ठीक है। बीइंग अ लेमैन ऑब्वियसली इट इज अनसाइंटिफिक, बट अगर वो कल्चर सामने वाले इंसान को साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन दे रहा है, उसकी दिनचर्या को प्रभावित होने से रोक रहा है, तो वो कल्चर सही है। बात समझ में आ रही है? अगर कोई सोसाइटी एक कल्चर के साथ खुशी खुशी रह रही है, वी आर नो वन टू गिव देम सम सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन कि आपको इस डायरेक्शन में बढ़ना है, आपको मॉडर्नाइज होना है, आपको वेस्टर्नाइज होना है। यही एंथ्रोपोलॉजी की असली सिद्धांत हैं जो रखे गए हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। In dense forest of Sundarban, when there is always a threat of tiger attack, people have developed the concept of Dakshin Roy, and they worship this deity to get escape from tiger attacks. टाइगर अटैक से बचने के लिए दक्षिण रॉय की पूजा करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वहां पे केवल टाइगर ही नहीं है, वहां पे सांप भी हैं, स्नेक्स, ठीक है। अब स्नेक से बचने के लिए उन्होंने अलग ही भगवान बनाया है, उनका नाम है मनसा देवी, मनसा देवी, ठीक है। अब वो ये बोलते हैं कि भाई मनसा देवी की पूजा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको सांप ना काटे, ठीक है। और वो इस कल्चर के साथ खुश हैं, ठीक है। अगर कोई सांप काट लेता है या फिर कोई शेर का चारा बन जाता है कोई ट्राइबल, तो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं दक्षिण रॉय इस बंदे से नाराज थे, ये काफी अनएथिकल काम कर रहा था सोसाइटी में, या फिर ये दक्षिण रॉय की पूजा मन से नहीं करता था, या फिर ये मनसा देवी की पूजा मन से नहीं करता था या करती थी। इस तरह की चीजें सामने आती हैं, जिससे एट द एंड सोसाइटी में उस भगवान का या फिर उस सुपर नेचुरल कैरेक्टर का जो पोजीशन है वो उठता ही है, ठीक है। आप एक कल्चर का रेलिवेंस समझा पा रहे हैं इस तरीके से, समझ में आ रहा है? तो ये केस स्टडी से हमें डालनी पड़ेंगी। एक इकोलॉजी में रहने के लिए एक इकोलॉजी में रहने के लिए उस इकोलॉजी के लोग अपने सर्वाइवल के लिए कुछ कल्चर्स बना जाएंगे। कई बार वो कल्चर्स आपको दिखेंगे, कई बार वो कल्चर्स नहीं दिखेंगे। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, 90% ऑफ द कल्चर्स जो इस तरह के ट्राइबल्स बनाते हैं वो आपको नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनके मन में होंगे, उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होंगे। हम क्या करते हैं एज अ डेवलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, हम क्या करते हैं, हम उन 10% कल्चर्स को बचाने के चक्कर में उन 90% कल्चर्स की बलि चढ़ा देते हैं, जिससे वो इंसान टूट जाता है। समझ में आ रहा है? अभी जब हम ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाएंगे तो उसमें इस तरीके से खुलेंगे कि चीजें एकदम पिक्चर वाटर के साथ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, पानी की तरह क्लियर हो जाएंगी। खाका की रिपोर्ट लोग बोल देते हैं, कोई पढ़ता नहीं है भाई, इतनी सारी चीजें हैं ना खाका की रिपोर्ट में। अगर आप रियलिटी में खाका की रिपोर्ट पढ़ के चले गए ना, तो पेपर 2 में पढ़ने की जरूरत नहीं है ज्यादा, पेपर 2 पूरा वहीं से निपट जाएगा, बशर्ते इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो, ठीक है। बेसिक रीडिंग आपने नसीम हसनैन के लिए रखी हो, नसीम हसनैन के लिए रखी हो, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो दे हैव ऑल्सो डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनसा देवी स्नेक डाइट्री का टू गेट रिड ऑफ स्नेक बाइट। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, अगली केस स्टडी मैं बताता हूं। देखो, झारखंड में एक ट्राइब है बिरहोर, पीवीटीजी है। इन रिस्पॉन्स टू दियर फॉरेस्ट इकोलॉजी दे हैव डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ बोंगाओरा। बोंगाओरा उन्होंने अपना भगवान बनाया, बोंगाओरा, हु एक्ट एज अ पाथ फाइंडर फॉर देम व्हेन दे वॉन्डर इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड एंड एट नाइट। देखो, जब भी बिरहोर जंगलों में जाता है ना, तो वो ये माइंड में लेके जाता है कि मेरे साथ बोंगाओरा जा रहा है, बोंगाओरा मुझे बताएगा मुझे कहाँ मुड़ना है, बोंगाओरा मुझे बताएगा कि कहाँ पर शिकार मुझे मिलेगा या फिर कहाँ पर जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा, ठीक है। अगर उसको मिल जाता है तो वो कहता है मुझे बोंगाओरा ने मुझे दिखवाया है रास्ता। तो बोंगाओरा जो उनका भगवान है वो आपको पाथ दिखाता है, आपको रास्ता दिखाता है बिरहोर को। तो बिरहोर उसकी पूजा करता है। जब बिरहोर जंगलों में जाता है, उसको कुछ अच्छा मिल जाता है, ठीक है, तो वो ये कहता है कि बोंगाओरा की वजह से मुझे ये मिला है, ठीक है, मैं बोंगाओरा का शुक्रगुजार हूं। कई बार नहीं मिलता है तो वो ये सोचता है कि बोंगाओरा मुझसे नाराज हैं, शायद मुझसे कुछ ऐसा हो गया होगा कि बोंगाओरा मुझे रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, तो वो बोंगाओरा की और पूजा करता है, ठीक है। ये लोग जो हैं ये मन से पूजा करते हैं, ठीक है, और इतना ज्यादा ये अटैच होते हैं अपने गॉड के साथ कि इनका जो कल्चर है एज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो कभी नहीं चाहते इंटरफेरेंस। जो नेचर मैंने स्पिरिट कॉम्प्लेक्स आप इतनी आसानी से लिख देते हो ना आंसर्स में कि गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी बनानी है विद रिस्पेक्ट टू दियर, ताकि उनका नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स हर्ट ना हो,
भाई वो जो आप लाइन लिखते हो उसके पीछे का मीनिंग समझने की कोशिश करो, वो बहुत डीप मीनिंग है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो बोंगोरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो इट एक्ट एज अ पाथ फाइंडर फॉर देम जब ये जंगलों में जाते हैं। बोंगोरा प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्प्रिट अटैक, बोंगोरा हर तरह के अटैक्स में बचाता है, तो बोंगोरा की पूजा करते हैं, ठीक है। चलिए, हाउएवर कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस एनवायरमेंट बाय मीडिएटिंग बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट, ठीक है। जो कल्चर है वो मैन और एनवायरमेंट के बीच में भी मीडिएट करता है। पहले मैंने बताया कल्चर और एनवायरमेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मैन जो है अपने एनवायरमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करता है कल्चर के जरिए, ठीक है। कई बार कल्चर जो है टोटम भी होता है, टेबू भी होता है, तबू, समझ है, जो चीज मना होती है सोसाइटी में, ठीक है। अब ये कैसे है कि किस तरीके से कल्चर जो है मैन और एनवायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन लेके आता है। देखो, हाउ मैन वुड इंटरेक्ट विद एनवायरमेंट, इसके अंदर कल्चर एक डिसिसिव फोर्स है, ठीक है। अब ये किस तरीके से, पूरा रीड करो अच्छे से। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हिज टोटेमिक बिलीफ, उसकी टोटेमिक बिलीफ पे डिपेंड करता है, टेबू पे डिपेंड करता है। जैसे हो ट्राइबल है, अब ध्यान रखना, हो ट्राइब पे किसने रिसर्च किया था बताओ? अ ट्राइब इन ट्रांजिशन नाम की किताब, ऐसी रिवाइज करना चाहते थे हो पे, पर वो करने से पहले ही मर गए थे, तो उनके जो शिष्य थे डी एन मजुमदार वो करे, लेकिन उनको वो ट्राइब पे, हो ट्राइब पे काम करने से पहले वो फंक्शनलिज्म में ट्रेन हुए थे मेलिनोस्की के अंदर, पूरा बताया ना, ठीक है। तो ट्राइब इन ट्रांजिशन की जो बनाई थी किताब वो हो ने बनाई थी, और ये जो केस स्टडी बता रहा हूँ ये वहीं से उठाई गई है। सुनो, अब क्या है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टोटेमिक बिलीफ। ट्राइबल पीपल जो हो ट्राइबल हैं वो जो है साल ट्री को अपना टोटम मानते हैं, साल साल SAL साल ट्री को अपना टोटम मानते हैं, पूजा करते हैं। दे डू नॉट हार्म दिस ट्री, इस ट्री की वो बिल्कुल हार्म नहीं करते हैं, बिल्कुल मतलब जो साल ट्री है वो जंगल से खत्म ना हो जाए, मतलब कोई उस पर एक वार तक ना करे, इतनी पूजा करते हैं। मतलब एकदम रिलीजियस ट्री है, टोटम कहीं भी मिल जाए जंगल में, इट इज रिलीजियस। किसके लिए? साल इनके लिए, हो लोगों के लिए, ठीक है। दे डू नॉट हार्म दिस ट्री एंड प्रिवेंट ऑल्सो आउटसाइडर्स टू कम कट देम। आउटसाइडर को कोई इस पेड़ को काट दे तो भाई वो आउटसाइडर बचेगा नहीं, ये समझ लीजिए। तो इस तरह का डिवोशन है हो लोगों का साल ट्री के लिए। दिस हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ साल ट्री। कभी आप जाइए हो ट्राइब जहाँ रह रही है वहाँ साल ट्री को काट दीजिए जाके, फिर पता लग जाएगा कि उनका टोटम क्या है, ठीक है। टोटम का सिग्निफिकेंस आपको क्या है वो पता लग जाएगा, ठीक है। अब वो बिश्नोई कम्युनिटी वाला आपने केस सुना होगा, सलमान खान वाला, वो टोटम था उनका, जो डियर मार दिया सलमान खान ने। तो सलमान खान एक टोटम की लड़ाई सलमान खान कितने सालों तक लड़ा, इतना मतलब समझ लो इतना पावरफुल आदमी, ठीक है। टोटम वर्ल्ड क्या है आपको समझ में आएगा। बताओ, टोटम से रिलीजन किसने बनाया था? मतलब ये टोटम से रिलीजन बनने वाली कहानी किसकी थी? इवोल्यूशनरी ट्रेंड ऑफ रिलीजन फ्रॉम टोटम किसने बताया था? ये बताया था डुर्खीम ने। देखो सब याद हो जाएगा अगर वीडियो को देख रहे हो, सब कनेक्टेड है, ठीक है। जो हम अलग अलग करके पढ़ते हैं ना आंसरों में, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। कर सकते हो पर बेसिक स्टोरी लाइन तो पता करो पहले। बेसिक स्टोरी लाइन पता लग गई तो सारे आंसर कनेक्टेड हैं, एक से बढ़कर एक सब कनेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो हो लोगों के लिए साल ट्री टोटम है, वो उसको हार्म नहीं करते और आउटसाइडर को रोकते हैं उसे काटने के लिए। दिस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ साल ट्री, और इसकी वजह से साल ट्री की पॉपुलेशन एकदम जंगल में एकदम एक्सट्रीम है। देखो, अगर आपको जानना है कि होट सोसाइटी आगे आजू बाजू है किसी पर्टिकुलर जंगल में, जिस जंगल में हो ट्राइब रहते हैं, तो बस आप साल ट्री की डोमिनेंस देखिए, आपको दिख गया कि इस जंगल में साल ट्री बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मतलब हो ट्राइब हो सकती है आजू बाजू, क्या उनकी सोसाइटी हो सकती है, ठीक है। ये इतना सिग्निफिकेंस है, ठीक है। और ये चीज जो है ना, टोटम तबू, ये कल्चर जो है ना आपको दिखेंगे नहीं, वो उनके माइंड में है। जो मैं बोल रहा था 90% कल्चर्स जो हैं एक ट्राइबल के माइंड में होते हैं, उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं, जिससे आज का जो सो कॉल्ड मॉडर्न और डेवलप्ड वर्ल्ड है बिल्कुल अलग है। और ना ही वो केयर करेगा, ठीक है, नहीं केयर करेगा भाई, वो क्यों ही केयर करेगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू दियर कल्चर ओनली, और ये इनके कल्चर में इंटैक्ट है पूरी तरीके से। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कल्चरल मेटीरियलिज्म की बात करते हैं। काफी केस स्टडी हो गई। कल्चरल मेटीरियलिज्म की जो शुरुआत थी वो लेस्ली व्हाइट ने करी थी। इसको पूरी तरीके से समझा है किसने? जूलियन स्टीवर्ट ने। देखो, अब जूलियन स्टीवर्ट जो है एक तरीके से अपोजिट में खड़े हैं लेस्ली व्हाइट के। अब जूलियन स्टीवर्ट बोलते हैं कि बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल, उसके बाद की कहानी क्या है? टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर की है। तो किसी भी कल्चर को मेटीरियल एज अ मेटीरियलिस्टिक वैल्यू कब बनेगा? जब वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की फेजेस से गुजरेगा। जो कौन समझाया? लेस्ली व्हाइट। और इसका असली मीनिंग कौन समझा के गए हमें? जूलियन स्टीवर्ट। अब समझो इसको। जूलियन स्टीवर्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ कल्चरल मेटीरियलिज्म, ठीक है, इन द टाइटल द मेथड ऑफ कल्चरल इकोलॉजी। जब वो कल्चरल इकोलॉजी का किताब में समझा रहे थे, कल्चरल इकोलॉजी समझा रहे थे अपनी किताब में, तब उसमें उन्होंने कल्चरल मेटीरियलिज्म समझाया। कल्चरल मेटीरियलिज्म एज अ वर्ड जो है ना, वो अब आना यूज होना स्टार्ट हुआ है। उससे पहले जो कल्चरल मेटीरियलिज्म वर्ड था वो सही परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। कौन नहीं कर रहा था? लेस्ली व्हाइट। क्यों ही करेंगे, उनकी थ्योरी है भाई वो,
समझ में आ रहा है? तो ये इस्तेमाल करने स्टार्ट किया और इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया, ठीक है। पर कल्चरल मटेरियलिस्ट थे लेस्ली वाइट, ठीक है, उनकी रीडिंग से पता लग जाएगा। कल्चरल मटेरियलिज्म आएगा ना तो लेस्ली वाइट से स्टार्ट करना, फिर आना अपने जूलियन स्टीवर्ट पे, फिर आना मार्विन हैरिस पे। मार्विन हैरिस पे खत्म हो जाता है वो, ठीक है। एकदम सैंडविच है, मतलब ब्रेड के बीच में ये कल्चरल मटेरियलिज्म, ठीक है। चलिए, एज अ कल्चरल मटेरियलिस्ट ही गिव इंपॉर्टेंस टू टेक्निकली मीडिएटेड इंटरेक्शन बिटवीन मैन और एनवायरमेंट, ठीक है। मैन और एनवायरमेंट में के बीच में जो है काफी सारे जो कल्चर्स हैं, ठीक है, उसमें अगर मटेरियल पर्सपेक्टिव जुड़ता है ना धीरे धीरे करके टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के जरिए, उसको एक्सप्लेन करता है कल्चरल मटेरियलिज्म। देखो, मैन और एनवायरमेंट, पहले क्या था, बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल, तो बेसिक चीजें मैन इस्तेमाल करता था, तो एनवायरमेंट को कम हार्म होता था या तो बिल्कुल नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे मैन की भूख बढ़ी है ना, तो कल्चर एज अ मटेरियल वैल्यू बढ़ी है, वैसे वैसे ये जो फैक्टर है ये इस एनवायरमेंट को ज्यादा नुकसान पहुंचाता रहा है, ठीक है। ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद एनवायरमेंट का हाल क्या हुआ है देख रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना। तो यही है, जैसे जैसे मटेरियल वैल्यू बढ़ेगी आपका जो इंटरेक्शन है एनवायरमेंट के साथ वो बदलता है। एंड सेकेंडली, स्टीवर्ट रिगार्डेड सोशल स्ट्रक्चर एंड आइडियोलॉजी एज डिपेंडेंट ऑन मटेरियल कंडीशन, और ये जो मटेरियल कंडीशन है इसी पर डिपेंड करता है, उसी से आपका सोशल स्ट्रक्चर और आइडियोलॉजी डिफर करती है, जैसे मैंने बताया था। अब आप ध्यान सुनो, जो गरीब लोग होते हैं वो किस तरह की फैमिली में रहते हैं, एकदम गरीब लोग, न्यूक्लियर फैमिली या ज्वाइंट फैमिली? ऑब्वियसली न्यूक्लियर फैमिली। गरीब लोग कभी भी ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहते हैं, नहीं रह पाते हैं, अगर कोशिश भी करते हैं तो लड़ाई झगड़ के अलग हो जाते हैं, वो न्यूक्लियर रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इसमें हो सकते हैं कि आप लोग अलग मैटर करें, लेकिन हाइपोथेसिस यही बोलती है। और जो बड़ी रिच और मतलब जिनके पास काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो लोग कैसा रहना पसंद करते हैं, वो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद करते हैं। बीच की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हम और आप लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम गरीब और एकदम बिल्कुल ही रिच फैमिली, जमींदार फैमिली, ठीक है, बहुत पैसा है, वो ज्वाइंट फैमिली में रहती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? मटेरियल कंडीशन, देखो ज्वाइंट फैमिली क्यों रहती है भाई, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसे लोग चाहिए, उसे अपने लोग चाहिए कि वो उसको आगे बढ़ा सकें, ठीक है, और उस पर रिस्पॉन्सिबली काम कर सकें जो उनके पास प्रॉपर्टी है, इसलिए तो वो ज्वाइंट में रहते हैं। गरीब इसलिए रहते हैं, कुछ है ही नहीं भाई खाने के लिए, अपने लिए नहीं है, साथ वाले को क्या खिलाएंगे, अपनी टेंडेंसी नहीं है कमाने की, साथ वाले को कहाँ से खिलाएंगे और साथ वाले का क्यों खाएंगे, ये सब परिप्रेक्ष्य है, समझ में आ रहा है। चलो, जो मटेरियल कंडीशंस होती हैं ये अफेक्ट करती हैं सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी का। क्यों? जैसे जैसे किसी भी इंसान के पास पैसा आना स्टार्ट होता है ना, ठीक है, जैसे जैसे उसके जो कल्चरल टूल्स हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे अभी हमारा कल्चरल टूल क्या है, ये मोबाइल फोन, ये लैपटॉप, ठीक है, ये पेन, ये पेपर, ठीक है, ये स्टेपलर, ये हमारे कल्चरल टूल्स हैं, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट या बीइंग अ टीचर यही सब हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे कल्चरल टूल्स हैं। आगे जाके हम लोग हो सकता है कि अलग कल्चर्स में अपने आप को ढालें, जब हमारी सोसाइटी बदले, हम एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर करें, ठीक है, या फिर हम किसी और फील्ड में एंटर करें, तब उस सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में हमारे टूल्स बदलेंगे। अभी एज अ सोसाइटी, क्योंकि हम और आप स्टूडेंट ही तो हैं, ठीक है, तो हमारे जो कल्चरल टूल्स हैं ये हमारे हाथों में हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। हम एक सोसाइटी हैं, स्टूडेंट सोसाइटी। अब स्टूडेंट सोसाइटी का काम क्या है? पढ़ना। उसके लिए पेपर पेन की इंपॉर्टेंस क्या है? उसके कल्चरल टूल्स हैं वो, ठीक है। जब इंसान पढ़े लिख के सिलेक्ट हो जाएगा, आईएएस पीसीएस बन जाएगा, हम और आप लोग, ठीक है, आईएएस पीसीएस बन जाएंगे, तब हम किस सोसाइटी में जाएंगे? हम एडमिनिस्ट्रेशन की सोसाइटी में जाएंगे। तो वहां पे हमारे कल्चरल टूल्स क्या होंगे? बात समझ में आ रही है? हमारे कल्चरल टूल्स क्या होंगे बताओ? जो उस सोसाइटी में लोग होल्ड करते हैं, वही अपने ऑफिस वर्क वगैरह, ठीक है, गाड़ी में घूमना, लोगों की मदद करना, लोगों की फाइलें सुनना, साइन मारना, ये सब हमारे कल्चरल टूल्स बन जाएंगे, ठीक है। इंसान सोसाइटी कब छोड़ता है? ठीक है, जब वो अपनी सोसाइटी में अपने आप को इम्प्रूव करता है। हम और आप क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं ना एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, तभी तो हम उस सोसाइटी से निकल के दूसरी सोसाइटी में जा पाएंगे। आपको पहले मैं समझा चुका हूं ये कॉन्सेप्ट। एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में इंसान कैसे जाता है? अपने आप पे वर्क करके, ठीक है, अपने आप को उस सोसाइटी के आईक्यू लेवल से उठा के, ठीक है। अगर हम और आप काम ही नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ले महीने वैसे ही चलते रहेंगे, जैसे सब पढ़ रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, तो हम इसी सोसाइटी में रह जाएंगे। ये फैक्ट है। और अगर हमने रात दिन एक करके मेहनत करके अपना इंटेलेक्चुअल लेवल उठा दिया ना, तो हम इस सोसाइटी से निकल जाएंगे और फिर हम दूसरी सोसाइटी में जाएंगे। ये सब दिमाग का खेला है, ठीक है, पर ये नीड ऑफ द आवर बन चुकी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी में खुशी ढूंढ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, ये बात की बात है।
ठीक है। तो मेटीरियल कंडीशन अफेक्ट सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। अब ये कैसे है, जिस सोसाइटी में इंसान के पास जितना ज्यादा पैसा होगा उसके आजू बाजू लोग ज्यादा आएंगे, वो उसके साथ अपना रिलेशन साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे। बन जाओ आप आईएएस, बन जाओ आप आईपीएस, आप देखना आपके आजू बाजू, आपके फेसबुक पे हर जगह लोग जो आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, कनेक्शन लगाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे हमारे ताऊ के बेटी का बेटा आईएएस है, समझो, कुछ भी कह सकते हैं, समझ रहे, ठीक है, कुछ भी माने बुआ का बेटी का बेटा जो है हमारी आईएएस है। इस तरह से निकालेंगे कंडीशंस। क्यों निकालते हैं साहब, ये आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है ना, जिसमें आप सेंट्रल रोल बनोगे, ठीक है, आपका सोशल स्ट्रक्चर बढ़ाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी कही बात और आपकी ना कही बात सब मैटर करने लगेगी सोसाइटी को, जिस स्ट्रक्चर में लोग जुड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेटीरियल कंडीशन, ठीक है। अब ये जो अब आप आईएएस को एज अ मेटीरियल तो मानोगे ना, अब आईएएस का कल्चर मेटीरियल कल्चर है एक तरीके का देखा जाए तो, ठीक है भाई। सबको चाहिए भारत सरकार की लिखी हुई गाड़ी, जिस गाड़ी पे भारत सरकार लिखा हो, ठीक है, या फिर उसमें घूम रहे हो, आजू बाजू पुलिस वाले हों, ये सब क्या है, ये मेटीरियल कल्चर है एक तरीके का। आपका कल्चर बनेगा ना आगे जाके, आप पढ़ लिख के अपने आप को आइडियोलॉजिकल लेवल पर साबित करोगे, ठीक है। अब ये आपका कल्चर बनेगा, ये मेटीरियल कल्चर बनेगा। इस मेटीरियल कल्चर से किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर और आइडियोलॉजिकल लेवल पे चीजें प्रभावित होती हैं, ये समझा रहा हूं। क्लियर है, बिल्कुल चलते जाओ साथ साथ। तो अगर आपका मेटीरियल कल्चर बढ़ता है तो आपका सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी में अफेक्ट करेगा, दोनों परिपेक्ष में देखिए। और अगर आपका मेटीरियल स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं होता है, आप वहीं के वहीं रह गए, आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, फिर अब अपने आप को सोशल स्ट्रक्चर को देखिए, ठीक है। किसी को कुछ पड़ेगा ही नहीं भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई बात ही नहीं करना पसंद करेगा, ठीक है। ये है, ये सच्चाइयां हैं भाई सोसाइटी में, ठीक है। तो मेटीरियल कंडीशंस अफेक्ट्स द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। जो जितना अमीर होगा लोग उससे उतना जुड़ना चाहेंगे, ये है इसकी पैटलाइन। जो जितना अमीर होगा लोग उससे उतना जुड़ना चाहेंगे। कल्चरल इकोलॉजिस्ट एक्सप्लेन करते हैं वेरिएशन इन टाइम एंड स्पेस। जो ये कल्चरल इकोलॉजी की बात कर रहा हूं ना मैं, ठीक है, अभी तक जो आपको कल्चरल इकोलॉजी समझाया वो क्या करते हैं, वो वेरिएशन समझाते हैं, किस तरीके से समय के अनुसार कल्चर्स इवॉल्व हुए हैं और किस तरीके से एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में डिफरेंट कल्चर्स बनते हैं, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, डिफरेंट एनवायरमेंट की वजह से। अब जब आपको प्री हिस्ट्री पढ़ा रहे होंगे तो वहां आपको सोहन कल्चर समझाएंगे, मद्रासियन कल्चर समझाएंगे। जो मैंने आपको स्टोरी बताई, अगर आपको ये स्टोरी नहीं पता होगी तो सोहन कल्चर मद्रासियन कल्चर को पढ़ने में मजा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का एनवायरमेंट ही अलग है। दे डिफर ड्यू टू देयर डिफरेंट इकोलॉजिकल अडेप्टेशन। उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का इकोलॉजिकल अडेप्टेशन अलग अलग है, जिसके हिसाब से उनके कल्चर्स अलग अलग बने हैं। अब इनका इकोलॉजिकल अडेप्टेशन समझते हुए आपको कल्चर डिफाइन करने होंगे, ठीक है। और इसमें आप इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर जूलियन स्टीवर्ट को लगाएंगे बहुत मजेदार तरीके से। प्री हिस्ट्री में तो बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैंने आंसर्स देखे हैं जिसमें लोग जो हैं प्री हिस्ट्री पढ़ा, आर्कोलॉजी और प्री हिस्ट्री के आंसर्स लिखते हैं, पर इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जूलियन स्टीवर्ट कहीं लिखते ही नहीं है। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, मॉडल आंसर्स हैं, वहां पे जूलियन स्टीवर्ट यूज ही नहीं करते हैं भाई। पर आप जब रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि भाई जूलियन स्टीवर्ट कितना इंपॉर्टेंट है आर्कोलॉजी में। एटलीस्ट आर्कोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जूलियन स्टीवर्ट बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। क्योंकि आर्कोलॉजी में जो जूलियन स्टीवर्ट का पर्सपेक्टिव है वो कई जगह रीजन दे जाता है कि इस तरीके से टूल्स क्यों बने हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से मजेदार रीजन देता है वो। चलो आगे दिखाते हैं आपको। टू शो वेरिएशन, अगर आपको वेरिएशन शो करना है, बेस्ट अप्रोच इज इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। आप डिफरेंट एनवायरमेंट्स को समझा दीजिए और उनसे बनने वाले, उनसे अडेप्ट होने वाले टूल्स अपने आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर वेरिएशन शो करना है ना तो इसमें आप इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझा दीजिए, ठीक है, दैट इवॉल्व्स अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। क्लियर हुआ। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि कल्चरल मेटीरियलिज्म जो है ना लगभग खत्म हो चुका था। उसके बाद मैंने एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। कल्चर इवोल्यूशनिस्ट करते क्या है, टाइम और स्पेस में वेरिएशन दिखाते हैं। इन नॉर्थ ईस्ट बिकॉज ऑफ टोपोग्राफी। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखो, टोपोग्राफी देखो, उसकी फ्लोरा फोना बहुत डिफर करती है, ठीक है। आप थोड़ा सा बढ़िए, इतनी डाइवर्स ज्योग्राफी है नॉर्थ ईस्ट की, है वो पूरा पहाड़ी इलाका, पर ज्योग्राफी बहुत डाइवर्स और खतरनाक ज्योग्राफी है, जिसकी वजह से कल्चर्स बटे हुए हैं। लोग आपस में कई सालों तक इंटरेक्ट नहीं करे। उनके हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म की वजह से खूब सारे कल्चर्स वहां बने, उनका अलग अलग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। कोई डिफ्यूजन नहीं था, कई सालों तक लोग बात ही नहीं कर पा रहे, इंटरेक्ट नहीं कर पाए। जैसे जैसे उनके सोसाइटी के सोशल ग्रुप्स बड़े होना स्टार्ट हुए, वैसे वैसे इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुआ, और वो इंटरेक्शन इस लेवल का हुआ कि वो आपस में कंफ्लिक्ट में बदल गया। व्हाई? क्योंकि उनके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इस तरीके थे कि उनके जो कल्चर्स थे उनके लिए अभिमान बन गए, उनके लिए कल्चर्स उनके लिए अभिमान बन गए, और समय के साथ साथ जैसे वो कल्चर्स बढ़े, लोगों में इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ,
इनटॉलरेंस लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ कल्चर पॉसिबल ही नहीं हो पाया। ये कैसे, ये हम इंडियन एंथ्रो में समझेंगे। ठीक है, बस इतना समझ लो कि इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, टोपोग्राफी से किस तरीके से कल्चर्स को बना जाता है। ठीक है, देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर्स एज अ पार्ट ऑफ द एडेप्टेशन। ठीक है भाई, आप नागा की बात करो, नागा एक ट्राइब है, हम ये बोलते हैं वन ट्राइब वन लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। नागा एक ट्राइब है और नागा के हर गांव की लैंग्वेज अलग है। अगर एक गांव ये है, दूसरा गांव ये है, तीसरा गांव ये है, तो तीनों गांवों की लैंग्वेजेस अलग होंगी। बीइंग सब नागा हैं, सब एक ही ट्राइब से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये दिखाता है भाई, समझ में आ रहा है। उस पर्टिकुलर एरिया में ज्योग्राफी सेम, एनवायरमेंट सेम, पर इतना ज्यादा डाइवर्स है और इतनी ज्यादा दूरियां हैं, या इतना ज्यादा मतलब बीच में इन सोसाइटीज के बीच में इतनी ज्यादा मतलब वो एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर पाए कई सालों तक। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अपने कल्चर्स, लोकलाइज कल्चर्स बना लिए। हुआ क्लियर? चलिए इसको पढ़िए, क्लियर हो जाएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, कई चीजें मैं नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है, कई चीजें मैं समझा दूंगा। 90% तक चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, जो 10% चीजें बच जाती हैं नोट्स में से पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। चलिए, इस साल का क्वेश्चन क्या था? इस साल का क्वेश्चन था तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज। अब तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज पे लोग लिखेंगे तो भाई बहुत जनरल लिख देंगे। ठीक है, बट एक बात है तिब्बतो जनरल लैंग्वेज की, जो लिखेगा बंदा, 1% पॉपुलेशन है इंडिया की, 66 लैंग्वेज है उसके अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज का अगर आपको आंसर लिखना है तो उसका इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव समझाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी जो है वो किस तरीके से एनवायरनमेंट के जरिए बट गई, और वो बटी हुई सोसाइटी बिना इंटरेक्ट करके अपने अलग अलग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स के साथ अपनी अलग अलग लैंग्वेज बना गई। ठीक है, और जिसके जरिए 1% पॉपुलेशन, इतनी कम संख्या होने के बावजूद भी 66 लैंग्वेजेस डेवलप हुई। ठीक है, 10 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अगर कुछ नहीं पता ना, बस स्टोरी लाइन पता है, तभी 4-5 नंबर खेल जाएंगे। और हम तो इस लेवल का कराने जा रहे हैं कि आपको जब इंडियन एंथ्रो कराएंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे कि भाई इतनी लैंग्वेज आपको आ जाएंगी, मतलब इतनी लैंग्वेजेस के बारे में आपको पता होगा। पीवीटीजीज कितनी है इंडिया में? 75 है। ठीक है, अगर मैं किसी बच्चों को खड़ा कर दूं कि भाई 15 पीवीटीजीज के नाम बता दे, 5 के बाद वो बता ही नहीं पाएगा। पीवीटीजीज 75 के 75 याद होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट लोकेशन के साथ। अब कहोगे भाई इसकी क्या जरूरत? भाई जरूरत नहीं है इनकी, बट कई बार ऐसा होता है कि पीवीटीजी स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब एकदम स्पेसिफिक होके नहीं, ठीक है, पर उनका जो यूज है एक पर्टिकुलर ट्राइबल प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट करके पूछा गया है, और कई बार नाम भी डायरेक्ट नहीं आते हैं। ठीक है, कई ट्राइबल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें नाम डायरेक्ट नहीं आएंगे पर कुछ पीवीटीजी से एसोसिएटेड है। ठीक है, अगर उस ट्राइबल प्रॉब्लम के साथ अगर उन पीवीटीजीज के नाम हम डालेंगे ना तो नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, ये दिखना स्टार्ट होगा अभी समय के साथ। चलिए, क्लियर हो गया? तो नागास में भी मैंने बता दिया आपको। अब नॉर्थ ईस्ट में जैसे मैं बात करता हूँ, कल्चरल इकोलॉजी का अडेप्टेशन की बात कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं असम वाले, वो जो फ्लड प्लेन एरियाज में रहते हैं, वो अपने घर बनाते हैं वुडन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं? 4 बंबू लिए, बंबू लंबे लंबे डंडे, उसके ऊपर एक वुडन प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर अपनी झोपड़ी बनाते हैं। अब ये सोचो यार, ये ऐसा क्यों करते हैं? पागल वागल है क्या? वहां पे बाढ़ बहुत फ्रीक्वेंट है। बाढ़ क्यों फ्रीक्वेंट है? ब्रह्मपुत्र वाला रीजन। ब्रह्मपुत्र वाला रीजन इसलिए क्योंकि वाटर कंट्रोल नहीं हो पाता चाइना के साइड से। ठीक है, चाइना ने खूब सारे डैम बना दिए हैं और जब मन चाहे तब वो पानी छोड़ देता है, और हमारे यहाँ बाढ़ी बाढ़ आ जाती है। ठीक है, एक ये है, और एक कोसी वाला रीजन है जो बिहार में दिक्कत करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग हैं जो बिल्कुल फ्लड प्लेन्स पे रह रहे हैं, आसाम के जो ट्राइबल लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट में मेजोरिटी ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इस समस्या से जूझने के लिए, बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल, उसके लिए इन्होंने क्या किया, 4 बिल्कुल ही बंबू लिए, जितना जमीन के ऊपर उतना जमीन के नीचे है। ठीक है, वो बंबू, और उसके ऊपर उन्होंने अपना क्या बनाया है, वुडन प्लेटफॉर्म बनाया है, फिर ऊपर घर बनाते हैं, जिससे वो बाढ़ से बच जाते हैं। अगर यही वो नीचे बिल्कुल सटा के बनाएंगे तो उनके जो घर हैं वो उड़ जाएंगे पानी के साथ। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि मतलब इस तरह के वो घर बना लें। ठीक है, और वैसे भी वो फ्लड प्लेन्स में हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो हर इंसान अपने जो कैपेसिटी है उस हिसाब से अपने कल्चर्स को इवॉल्व करता है, और ये कल्चर बन गया है। ठीक है, तो इन नॉर्थ ईस्ट पीपल ऑफ असम हु लिव इन फ्लड प्लेन बिल्ट देयर हाउसेज ओवर वुडन प्लेटफॉर्म। मैंने डायग्राम बनाया, इसको देखो। दिस इज एन अडेप्टेशन टू फ्लड प्रोन एरिया। फ्लड प्रोन एरिया की ये अडेप्टेशन है।
ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि ये जैसे कल्चर ये डेवलप हुआ, ठीक है, अब मैं वर्ल्ड की दूसरी जगह आपको ले जाऊं, ये तो भाई इंडिया में, वहां पे भी ऐसी कुछ हो रहा है कि वहां पे भी एक नदी है और उसमें बाढ़ बहुत फ्रिक्वेंट है, हर साल आनी है। तो आप ये देखेंगे कि वहां पे भी ऐसा हो सकता है, अगर वहां पे बैम्बू अवेलेबल है और इस तरह की प्रॉब्लम है तो वहां भी 4 डंडे गाड़ के ऊपर झोपड़ी बना रहे हैं, बशर्ते जो कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए, इकोलॉजिकल फाइनेंशियल कंडीशन सेम होनी चाहिए पर्सन्स की। तो सिमिलर कल्चर बना दिया उसने भी, इसी को बोलते हैं पैरेलल कल्चर। कोई कांटेक्ट नहीं, ना इसका ना उसका, और रिसोर्सेज दोनों के सेम हैं, प्रॉब्लम भी दोनों की सेम है, तो कल्चर्स भी दोनों के सेम हो जाते हैं। ये समझाया किसने? जूलियन स्टीवर्ट ने। अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कल्चर का। पैरेलल कल्चर अगर आए तो आपको याद रखना है एक कोड EPC, सेम एनवायरमेंट सेम प्रॉब्लम सेम कल्चर। EPC, सेम एनवायरमेंट सेम प्रॉब्लम सेम कल्चर, और मेरी तरफ से जोड़िए कि सेम रिसोर्सेज कैपेबिलिटी। समझ में आया? अब कोई अमीर आदमी वहां रह रहा है तो वो एक बम्बू बम्बू नहीं लगाएगा भाई, वो अपना कुछ अलग ही हिसाब करेगा, स्टील का कुछ अपनी स्ट्रक्चर खड़ा कर लेगा। समझ में आ रहा है? मतलब कैपेसिटी भी तो सेम होनी चाहिए ना इंसान की, ठीक है। अब ऑब्वियसली यार समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूलियन स्टीवर्ट ऑल्सो फोकस्ड ऑन पैरेलल इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू सिमिलर एनवायरमेंट फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम सेम कम फेस करेगा जब इंसान बराबर हो ना। इंसान बराबर कैसे? इंसान की जो कैपेसिटी है वो बराबर होनी चाहिए किसी प्रॉब्लम को फेस करने की, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इन रिस्पॉन्स ऑफ सिमिलर एनवायरमेंट फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम पीपल डेवलप्ड सिमिलर कल्चर्स पीपल डेवलप करते हैं। अब केस स्टडी समझा रहा हूं। पीपल ऑफ लाहौलियन, स्पीतियन और किन्नौरी, लाहौल, स्पीति और किन्नौरी के जो लोग हैं, ये पता है ना कहां पर हैं? अपने नॉर्दर्न इंडिया में जो है पहाड़ वाले इलाके। एंड पीपल ऑफ टोडा ऑफ नीलगिरी के लोग कहां पर हैं बताओ? साउथ इंडिया में ना, ठीक है। अब ये दोनों अपार्ट हैं बिल्कुल। अब ये लोग क्या करते हैं, ये बिल्कुल पहाड़ियों के चोटियों पर रहते हैं, बिल्कुल पहाड़ की जहां चोटियां होती है ना, बहुत नैरो लैंड होता है वहां पे, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट ज्योग्राफी है, लेकिन फिर भी रह रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोग एक कल्चर परफॉर्म कर रहे हैं। कल्चर है पॉलीएंड्री का। पॉलीएंड्री में क्या होता है, एक लड़की 4 या 5 लड़कों के साथ शादी करती है, ठीक है, या और ज्यादा लड़कों से शादी करेगी, लड़की एक होगी, ठीक है। अगर वो सामने वाले लड़के जिससे वो शादी कर रही है वो भाई हैं तो इसको बोलते हैं फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। लेकिन अगर सामने वाले जो लोग हैं वो भाई नहीं हैं तो उसको बोलेंगे नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। बात समझ में आ रही है? तो ये पॉलीएंड्री एक कल्चर है मैरिज के फॉर्म में, ठीक है। अब मैरिज, फैमिली, किनशिप लोग पढ़ा देते हैं बिना थ्योरी पढ़ाए हुए, लोगों को पता ही नहीं होता, ये सब निकल जाता कि ये सब कल्चर है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको पता ही नहीं लगता कि ये सब कल्चर है भाई, ठीक है। अब वो सोचते रहते हैं ये तो होता है, ये होता नहीं है, ये सब मैन ने बनाया है। मैरिज एक सिग्निफिकेंट, अब चलो छोड़ो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो लाहौल, स्पीति और किन्नौरी और टोडा के लोगों ने मिलकर कल्चर बनाया। अब ये कल्चर क्यों बनाया, ठीक है, इस कल्चर का अपना रीजन है, उनकी ज्योग्राफी, ठीक है। वहां की जो ज्योग्राफी है वहां पे काफी डिफिकल्ट लिविंग है, ठीक है, और वो डिफिकल्ट मतलब बहुत ज्यादा डेथ्स होती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। वो जब आपको समझाएंगे ना इस मैरिज में कि ये पूरी केस स्टडी है बहुत अच्छे से 2-3 पेजों में भरी हुई है, ठीक है, तब आपको समझाएंगे कि उनके क्या रीजंस हैं जिसके चक्कर में वो पॉलीएंड्री को अडॉप्ट करें, ठीक है। तो अभी बस इतना समझ लिए कि नॉर्थ इंडिया की ट्राइब्स हैं और साउथ इंडिया की ट्राइब है टोडा, और एनवायरमेंटल कंडीशन सिमिलर हैं, वो भी पहाड़ में, ये भी पहाड़ में, वो भी पहाड़ की चोटियों पे, ये भी पहाड़ की चोटियों पे, तो पॉलीएंड्री भी वो भी फॉलो कर रहे हैं, ये भी फॉलो कर रहे हैं। सिमिलर एनवायरमेंट, सिमिलर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, सिमिलर कैपेसिटी, फेसिंग फॉर्मिंग सिमिलर कल्चर्स। इतना समझ में आया? दिस इज पैरेलल कल्चर। अब खुद सोचो, टोडा का आदमी थोड़ी ना वहां जाएगा नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों में, ऑब्वियसली यार दोनों का कोई इंटरेक्शन नहीं है, पर कल्चर्स तो सेम बना दिए ना, ये दिखाया जूलियन स्टीवर्ट ने, ठीक है। अब पैरेलल कल्चर पे क्वेश्चन आएगा तो आप जूलियन स्टीवर्ट डालेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोग्निटिव एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने क्रिटिसाइज किया था किसको? जूलियन स्टीवर्ट को, क्योंकि जूलियन स्टीवर्ट जो है ना, इन्होंने एनवायरमेंटल अडेप्टिव सिस्टम में इतना मटेरियल पर्सपेक्टिव जोड़ा, हर कल्चर का एक मटेरियल पर्सपेक्टिव जोड़ दिया। जब भी ये पता है जूलियन स्टीवर्ट क्या करते थे, जब भी कोई कल्चर बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल से ऊपर उठता था, सीधे वो लगाते थे कल्चरल मटेरियलिज्म। टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जरा सा भी ऐड होता था,
कल्चर को मटेरियल वैल्यू से ऐड कर देते थे। अब इसके बहुत खिलाफ थे लोग, ठीक है। अब वो कैसे थे कोग्निटिव पर्सपेक्टिव में आपको समझाएंगे, ठीक है, और समझाया भी काफ़ी कुछ है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि ये जो मटेरियलिस्टिक वैल्यू जोड़ते थे ना कल्चर के साथ, इससे काफ़ी लोग नाराज रहते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कल्चर जो कॉन्सेप्ट है ना वो दो जगह आता है, एक आता है क्लासिकल इवोल्यूशन में और एक आता है न्यू इवोल्यूशनिज्म में। क्लासिकल इवोल्यूशन में जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पैरेलल कल्चर वाला, वो याद करो, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड से आप डिवोट करेंगे, ठीक है। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड क्या था बताओ? 4-5 सोसाइटीज रह रही हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई डिफ्यूजन नहीं, ठीक है, और सिमिलर तरह की वे ऑफ थिंकिंग है लोगों की, सिमिलर तरह के कल्चर्स इवॉल्व होते हैं। तो ये सिमिलर तरह के कल्चर्स जो इवॉल्व हो रहे हैं डिफरेंट एनवायरमेंट्स में विदाउट एनी इंटरेक्शंस, तो ये सब क्या है? ये सब पैरेलल कल्चर है, दिस इज साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ये दिखाया था क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट ने, ठीक है। तो सुनो, पैरेलल कल्चर इवॉल्व बिकॉज ऑफ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड सिंस people think in similar way, so they developed similar parallel cultures. Development of agriculture in different parts of world happened independently. ये इन्होंने दिखाया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें बताई, बस साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड याद रखना, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया पैरेलल कल्चर का, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के साथ जोड़ के देखना। अब न्यू इवोल्यूशन में जो पैरेलल कल्चर है, इसकी जो झंडा लेके चलते हैं, ये कौन है? जूलियन स्टीवर्ट है। कौन है? अमेरिकन स्कूल ऑफ न्यू इवोल्यूशनिज्म, ठीक है। तो पैरेलल कल्चर का जो कॉन्सेप्ट ये देते हैं EPC, सिमिलर एनवायरनमेंट, सिमिलर प्रॉब्लम्स, सिमिलर कल्चर और सिमिलर कैपेसिटी, ठीक है। चलिए, तो इकोलॉजिकल अडेप्टेशन इज द की फैक्टर इन पैरेलल कल्चर। इन्होंने दिखाया कि इकोलॉजिकल अडेप्टेशन जो है वो की फैक्टर है पैरेलल कल्चर में। इतना क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ना, जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नॉर्थ ईस्ट वाला, तो ये भी एक तरह का कल्चर है, ये भी इवॉल्व किया है, ठीक है। जैसे हिल फॉरेस्ट इकोलॉजी है, कोरवा हो गया, बैगा हो गया, सेक्ट्रा, काफी सारे जो मतलब फॉरेस्ट इकोलॉजी में लोग हैं, ठीक है, ट्राइबल लोग हैं। तो ये क्या करते हैं, ये क्यों ऐसा बनाते हैं, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्यों फॉलो करते हैं, इसका रीजन क्या है, ठीक है। अब आपने देखा होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन कई जगह प्रोमिनेंट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक कल्चर है, भले ही उसका नाम कुछ भी हो पर प्रैक्टिस सेम है, पर ये बनी है ना, ये पैरेलल कल्चर का पार्ट है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट सेम है, प्रॉब्लम भी सेम है, तो कल्चर भी सेम है। अब एनवायरमेंट क्या है? हिल फॉरेस्ट इकोलॉजी। प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम देखिए डायग्राम में, ये हिल बनाया मैंने और नीचे टी लिखा है, ये टी है वो थिकनेस ऑफ सॉइल। चूंकि हिल फॉरेस्ट इकोलॉजी में ये सॉइल की जो थिकनेस है ना, जो रिच न्यूट्रिएंट वाली, ये बहुत कम होती है। ये इतनी कम होती है कि एक बार फसल उगाई और ये समाप्त। बात समझ में आ रही है? तो एक बार में ही एक पर्टिकुलर टाइप की क्रॉप ये उगा सकते हैं, उसके बाद वहां पे कुछ उगाने की कोशिश करें तो कुछ नहीं उगता या बहुत टाइम लग जाता है। बात समझ में आ रही? तो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पैच को क्लियर करते हैं, वहां पे उगाते हैं, फिर वहां से निकाल के वहां से प्रोडक्शन खींच के फिर दूसरी जगह जाते हैं, उसको उखाड़ के फिर वो करते हैं, ठीक है। मतलब एक पैच आपने किया, वहां आपने उगाया, फिर आपने उसको वैसे छोड़ दिया कुछ समय तक, ताकि वो दोबारा उस पर न्यूट्रिएंट्स आ सकें सॉइल में अपने नेचुरल प्रोसेस से। और उस प्रोसेस के दौरान वो दूसरी जगह गए, फिर वहां यही करा, फिर तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, वो अपनी प्लेसेस को बदलते रहते हैं। और कई बार फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए वो आग भी लगाती है, सच्चाई है, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट इतनी आसानी से क्लियर नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये रीजन है, प्रॉब्लम सेम है, एनवायरमेंट भी सेम है, तो कल्चर भी सेम बनाएगा ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखो कितना बढ़िया है। ये होते हैं साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक ट्रेंड्स, सॉरी, ठीक है, जो ये दे रहा है जूलियन स्टीवर्ट। ये कितनी दूर की सोच है। EPC का कॉन्सेप्ट देना, पैरेलल कल्चर का कॉन्सेप्ट देना, सिमिलर एनवायरनमेंट में सिमिलर प्रॉब्लम होने पर सिमिलर कल्चर डेवलप होते हैं। ये तो न्यूटन का लॉ बन गया एक तरीके का, तो जूलियन स्टीवर्ट हमारे लिए न्यूटन ही बन गए, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में। और ये जो प्रोसेस है ये काफी जगह लगेगा, बहुत आराम से लगेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। इन रिस्पॉन्स टू दैट दे डेवलप शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो हिल फॉरेस्ट इकोलॉजी है, एज अ टेक्निक ऑफ लैंड यूज पैटर्न, ठीक है। और सेम थिंग इज एक्सप्लेन बाय डिफरेंट पर्संस अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी। अब ये सेम प्रोसेस है ना, एनवायरमेंट से सेम एनवायरमेंट, सेम प्रॉब्लम, सेम कल्चर, ठीक है, अलग अलग अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से समझाया है, पर देखो कल्चर सेम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूरा चैप्टर है, यूनिट है पेपर 2 में, ठीक है। ये क्लियर हो गया, खत्म। चलो अब हमारा ये जूलियन स्टीवर्ट भाई साहब खत्म होते हैं। अब हम घुस रहे हैं मार्विन हैरिस के अंदर, ठीक है। देखो मार्विन हैरिस हमारा तीसरा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, ठीक है। जो कल्चरल मटेरियलिज्म की डेफिनेशन है उसको रिफाइन किया था किसने? मार्विन हैरिस ने। अब मैं वो तीनों का लिंक बताता हूँ, ठीक है, जैसे मार्विन हैरिस तक हम पहुंचे हैं। सबसे पहले कौन थे? लेस्ली वाइट, दूसरे नंबर पे जूलियन स्टीवर्ट, तीसरे नंबर पे मार्विन हैरिस, ठीक है। मार्विन हैरिस का ये बोलना था कि जो सोशियो कल्चरल सिस्टम है ना, सोसाइटी का सोशियो कल्चर सिस्टम,
वो भी 3 हिस्सों में डिवाइड है। देखो तीनों ने बात एक ही करी है पर डिफरेंट डिफरेंट वे में करी है। मार्विन हैरिस ने बोला कि जो सोशो कल्चर सिस्टम है उसमें 3 चीजें हैं। सबसे बड़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर है, तीसरे नंबर पे सुपर स्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्नोलॉजी वाला, स्ट्रक्चर है सोशल रिलेशंस वाला, और सुपर स्ट्रक्चर क्या है बताओ? सुपर स्ट्रक्चर है हमारा स्पिरिचुअल वाला, रिलीजियस वाला, ठीक है, स्ट्रक्चर सोशल वाला। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने बताया जो टेक्नोलॉजी वाला वो मेटीरियलिस्टिक है। समझ में आया? जो टेक्नोलॉजी वाला कल्चर है वो मेटीरियलिस्टिक है, टेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव वो मेटीरियलिस्टिक है, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, आप सुनो जो लेस्ली वाइट बोल गई, उन्होंने बोला कि जो टेक्नो इकोनॉमिक जो है वो सोशल और आइडियोलॉजिकल अफेक्ट करता है, सोशल और आइडियोलॉजिकल को अफेक्ट करता है, मैं बता चुका हूं। फिर जूलियन स्टुअर्ट बताया मेटीरियल कंडीशन जो है वो सोशल स्ट्रक्चर और आइडियोलॉजी को अफेक्ट करता है। और तीसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है, ये बताया मार्विन हैरिस ने। इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट करेगा स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को। तीनों का जो मीनिंग है ना, एक्चुअल मीनिंग, रीजन है, वो मैं बता चुका हूं, वो सेम है। ठीक है, बात समझ आ रही है? टेक्नोलॉजी का होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, मटेरियल कंडीशन का होना, लोग ज्यादा आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, और जितना ज्यादा आपस में लोग जुड़ेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपका सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, और जितना ज्यादा मटेरियल पर्सपेक्टिव आपका स्ट्रांग होगा या फिर टेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव स्ट्रांग होगा, उतना ही वीक आपका आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होता चला जाएगा या फिर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव होता चला जाएगा। जब इंसान के पास सारी चीजें होती है ना, तब वो भगवान को कम याद रखता है। इस तरीके से समझिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो ही स्टेज है जब इंसान के पास सब कुछ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से स्पिरिचुअलिटी वीक पड़ती है, या फिर आइडियोलॉजिकल जो वो डायमेंशन है वो वीक पड़ेगा। क्लियर हुआ? तब आप पढ़ते हैं। Marvin Harris refined the concept of cultural materialism propounded earlier by Leslie White and consolidated by Julian Stewart. ये लाइन तो आप बना सकते हैं आराम से। Marvin Harris proposed that socio-culture system consists of infrastructure, superstructure और structure and superstructure. ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर तो मैं बता चुका हूँ, सोसाइटी हो गया, फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, वही नेटवर्क ऑफ रिलेशन। सुपर स्ट्रक्चर क्या है? फिलोसफी हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, आर्ट, म्यूजिक, रिलीजन सब हो गया। अब देखो, आर्ट, रिलीजन, म्यूजिक, क्या ये वीक पड़ेगा अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा? देखो, स्पिरिचुअलिटी वीक पड़ सकती है, और कई बार ये जो है ना, ये आर्ट, म्यूजिक, रिलीजन, ये कई बार जो है ना, ये स्ट्रांग, रिलीजन को नहीं है, मतलब आर्ट और म्यूजिक, ये कई बार जो है ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होने के साथ स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं और क्यों होते हैं, इनकी जो कंडीशंस है ना, ये धीरे धीरे करके खुल जाएंगी। ठीक है, जब हम आंसर्स देखेंगे ना मार्विन हैरिस के, ये आंसर्स में हम खोलेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, बस अब इतना याद रखना कि मार्विन हैरिस पे जो क्वेश्चन बनेगा 10 नंबर से ज्यादा नहीं बनेगा, और बनना भी तो किसके साथ आएगा? तो इतना याद रखना कि इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर की, और बाकी जो मैंने डिबेट खोली। ठीक है, क्लियर हो गया? मार्विन हैरिस ने डिवाइड किया सोशल कल्चर सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर में, कोई दिक्कत नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स द टेक्नोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस व्हिच मैन हैज यूज्ड टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज। सिंपल है। स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ लेबर, पॉलिटिकल, इकोनॉमी, कास्ट, क्लास, नेटवर्क ऑफ रिलेशन, सब क्लियर है। सुपर स्ट्रक्चर इंक्लूड्स फिलोसफी, आर्ट, म्यूजिक, रिलीजन, स्पोर्ट्स, गेम्स एक्सेट्रा, सब क्लियर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ही डिटरमाइन करेगा, ये भी क्लियर है। अब इंडियन एग्जाम्पल्स की बात करता हूं। मार्विन हैरिस प्रोपाउंडेड अ मेटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्रेड काउ। अब ये सेक्रेड काउ को लेके बैठे थे अमंग द हिंदूज ऑफ इंडिया। हिंदूज में सेक्रेड काउ की क्या पोजीशन है ये दिखाई थी मार्विन हैरिस ने। मार्विन हैरिस ने ये प्रपोज किया था दैट रीजन फॉर सेक्रेड ऑफ काउ वाज इट यूजफुलनेस। ये काउ इतनी सेक्रेड क्यों है? वो इसलिए है हिंदू सोसाइटी में क्योंकि उसका जो यूज है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और सोसाइटी उस कल्चर के साथ पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। ठीक है, जब भी कोई सोसाइटी पूरे एक कल्चर के साथ डिपेंडेंट हो जाएगी तो उस कल्चर का जो रोल है उस सोसाइटी के लिए और उसकी सिग्निफिकेंस एकदम बढ़ जाती है। ठीक है, काउ भी एक ऐसा ही एक एविडेंट एग्जांपल है, और काउ को तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ने भी स्थापित किया है हिंदू सोसाइटी में, जिसके चक्कर में काउ की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी है। ठीक है, ही प्रपोज दैट रीजन फॉर सेक्रेडनेस ऑफ काउ वाज इट यूजफुलनेस इन प्रिजर्विंग अदर रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, काउ परफॉर्म मेनी फंक्शन इन इंडियन एनवायरमेंट। इंडियन एनवायरमेंट में काउ बहुत फंक्शन करती है। क्या क्या करती है? काउ मिल्क देती है, काउ बछड़ा देती है, काउ ऑक्सन देती है, और काउ से ही काउ डंग आता है। ठीक है, जैसे काउ सप्लाइज मिल्क, काल्फ, ऑक्सन फॉर फील्ड प्लोइंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ठीक है, और काउ डंग यूज्ड एज अ फ्यूल इन कुकिंग। तो इट्स यूजेस हैव गिवन काउ अ सेंट्रल रोल इन इंडियन हिंदू सोसाइटी। इतना क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, अब मैंने बताया था कल्चरल मेटीरियलिज्म को रिफाइन किया था मार्विन हैरिस ने।
मार्विन हैरिस प्रोवाइडेड अ न्यू डायमेंशन टू आर्यन वर्सेस हड़प्पन डिबेट। अब आर्यन वर्सेस हड़प्पन डिबेट तो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, लेस्ली वाइट ने बोला था। अगर अब देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चरली आर्यन जो है वो इंफीरियर थे हड़प्पन से, वही टेक्नोलॉजी वाला पर्सपेक्टिव, ठीक है, बोला गया था कि हड़प्पन टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस थे, देन हाउ कुड, ये कैसे हो सकता है कि आर्यन लोगों ने हड़प्पन्स को वाइप आउट कर दिया। दिस पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ हड़प्पन्स बाय द आर्यंस, ठीक है। अब ये आर्यन थ्योरी है, ये यहाँ पे मतलब पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अभी इसका रीजन क्या है, इसका रीजन पेपर 2 में, बस इतना समझना, मार्विन हैरिस ने बस ये क्वेश्चन मार्क पुट किया था कि हड़प्पन्स जो हैं वो टेक्नोलॉजिकली और इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत स्ट्रॉन्ग थे इन कंपेरिजन टू आर्यंस, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आर्यंस उनको वाइप आउट कर दें, ठीक है। अदर वे तो हो सकता है, पर आर्यंस कैसे कर सकते हैं। अब इसका रीजन जो है कई लोग एक थ्योरी के फॉर्म में देते हैं, वो ये है, बिलीव मत करना पर सुनने के लिए सुन लो। ये बोला जाता है कि मैक्स मुलर को ब्राइब करा था ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि मैक्स मुलर फर्स्ट था जिसने प्रपोज किया था आर्यन थ्योरी को, ठीक है। उसने ये लिखा था कि आर्यंस ने वाइप आउट किया था हड़प्पन्स को, जो इंडिजिनस रेस रह रही थी, ठीक है। ये क्यों किया था, टू गिव इंडियंस अ फीलिंग दैट यू आर इंफीरियर एंड ऑलवेज रूल्ड बाय आउटसाइडर, सो दे वांट टू गिव अ जस्टिफिकेशन टू देयर ब्रिटिश रूल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो ये सब चला आ रहा है कि हु आर वी की डिबेट, हम है कौन आखिर, हमारी इंडिजिनस रेस कौन है। मेरा एक लेक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पे, मैंने इसमें समझाया है, मतलब ये जो है ना कि हु आर वी, ये जो क्वेश्चन मार्क है कि हम लोग कौन है, हमारी जो एक्चुअल रेशियल फीचर्स हैं वो है क्या, ये तो अभी तक पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब खोज वोज चल रही है, देखते हैं, अगर कुछ बड़ा निकल के आता है तो बल मिलेगा। इतना क्लियर हुआ। तो मार्विन हैरिस पे इतना ही काफी था। अब एक बंदा और है, गॉर्डन बी चाइल्ड, इसको मैं आंसर में समझाऊंगा पूरी तरीके से, बस इसने जो बेसिक बोला वो समझ लेते हैं अगर लेमन वर्ड में, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, नियोलिथिक रिवॉल्यूशन वाला, जिसपे 10 नंबर का बन जाता है, ठीक है। गॉर्डन बी चाइल्ड को वैसे समझते हैं कि इन्होंने जो ये, क्योंकि ये न्यू इवोल्यूशनिस्ट स्कूल में बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो समझना जरूरी है। तो गॉर्डन बी चाइल्ड का नाम आएगा तो लिखेंगे गॉर्डन बी चाइल्ड बिलोंग्स टू ब्रिटिश स्कूल ऑफ न्यू इवोल्यूशनिज्म, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला मैनकाइंड हैव पास्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस मल्टीलीनियर, तो मल्टीलीनियर इवोल्यूशन का तो झंडा लिए चलते हैं न्यू इवोल्यूशनिस्ट, ठीक है। अब ये आर्कोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारी आर्कोलॉजिकल स्टेजेस को कल्चरल डेवलपमेंट के साथ जोड़ दिया, बशर्ते ये बोला कि सब मल्टीलीनियर इवोल्यूशन में हुआ है, ठीक है। गॉर्डन चाइल्ड क्लासिफाइड द स्टेज ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स को कल्चरल डेवलपमेंट के साथ कैसे जोड़ा है, देखो इन्होंने बोला कि पैलियोलिथिक जो पैलियोलिथिक है वो कैसे है, जब सेवेजरी थी, जब इंसान फूड कलेक्टर था, ठीक है, तो पैलियोलिथिक से जोड़ दिया। जब इंसान नियोलिथिक हुआ तो उसने फूड प्रोड्यूसर के साथ जोड़ दिया, फूड प्रोड्यूसर मतलब एग्रीकल्चर, बार्बरिज्म। जब वो कॉपर एज में था तो हायर बार्बरिज्म जोड़ दिया, आयरन स्मेल्टिंग से जोड़ दिया। फिर जब वो अर्ली ब्रोंज एज में था तो सिविलाइजेशन बन गई, आईबीसी बन गया, ठीक है। अब तुम देखो यार, ये एक तरीके का यूनिलीनियर इवोल्यूशन है, ठीक है, समझ रहे हो ना, आप स्टेजेस के साथ आप कल्चर्स को जोड़ते जा रहे हो, एक पर्टिकुलर कल्चर, पर इन्होंने ये बोला कि ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं हुआ है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और इनकी ये कही हुई बात मल्टीलीनियर जो इवोल्यूशन है कल्चर को, वो एविडेंस दे जाती है, ठीक है। गॉर्डन बी चाइल्ड को हम खोलेंगे आंसर में, ये बेसिक मिनिमम 5 या 10 नंबर का आएगा क्वेश्चन, 10 नंबर का आता है तो लिखिए तो मिल जाएंगे नंबर, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारा न्यू इवोल्यूशनिज्म पूरी तरीके से खत्म होता है। 26 पेज की पीडीएफ हो गई है, आप इसको देखिए, रटिए, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना। अगर करना है तो बुक से पढ़िए, ठीक है, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा लगता जोड़िए। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए तो upscforum4@gmail.com पर मैं डायरेक्ट देखता हूँ उस मैसेजेस को, रिप्लाई भी करता हूँ, आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।